नॉर्थ कैरोलिना के जंगल के बीच में एक कैबिन में दो लोग रहते हैं। एक औरत जिसका नाम नीदिया है और उसका अंधा बेटा सोलोमन। उनके पिता, जो एक शिकारी थे, का एक ही निशानी बची है, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें वो अपने बेटे को बताते हैं कि उन्हें इस जगह पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा था ताकि उसकी मां ठीक हो सके। लेकिन उनकी ये उम्मीद पूरी नहीं हो पाई और नीदिया की तबीयत और बिगड़ती गई। उस दिन नीदिया अपने बेटे को ट्रैप्स चेक करने के लिए कहती है। घर से बाहर जाने से पहले लड़का हमेशा की तरह अपनी बेल्ट से एक रस्सी बांधता है, जिसका दूसरा सिरा पोर्च से बंधा होता है। ये इसलिए जरूरी है ताकि वह हमेशा घर का रास्ता ढूंढ सके और उसकी मां को पता हो कि अगर कुछ होता है तो उसे किस दिशा में ढूंढना है। नीडिया सोलोमन को सिखाती है कि कैसे जानवरों के लिए ट्रैप्स लगाते और ढूंढते हैं, और उसे ये देखकर खुशी होती है कि उसका बेटा ये सब जल्दी सीख रहा है। बाद में वो उसे सिखाती है कि जानवरों की खाल को बिना नुकसान पहुंचाए कैसे उतारना है, जिसे बाद में कपड़े बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक दिन सोलोमन एक कीड़ा पकड़कर उसे एक जार में बंद कर देता है, लेकिन उसे दुख होता है जब उसे पता चलता है कि अब वह कीड़ा कोई आवाज नहीं कर रहा। उसकी मां उसे समझाती है कि जिंदा चीजें ऐसे नहीं रह सकती, उन्हें हवा, खाना और पानी चाहिए। एक दिन नीडिया अपने बेटे को मछली पकड़ने का सुझाव देती है ताकि उसके दिवंगत पिता के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जा सके, जिन्हें ये एक्टिविटी बहुत पसंद थी और वो हमेशा सोलोमन को साथ ले जाते थे। बाद में वो केक बेक करने की योजना बनाती है, जिससे लड़का काफी एक्साइटेड हो जाता है। दोनों नदी की तरफ जाते हैं। अचानक सोलोमन देखता है कि सारे जानवर और पक्षी जैसे गायब हो गए हैं और एक अजीब सी खामोशी चारों ओर है। नीडिया भी ये नोटिस करती है और मजाक में कहती है कि वो लड़के से डर गए हैं और मछलियों का दुख मना रहे हैं। लड़का थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन एक अजीब सा एहसास उसके मन में रह जाता है। किनारे पर बैठकर वो अचानक मौत के बारे में सवाल पूछता है। नीडिया हैरान होती है, लेकिन समझाती है कि मौत बस एक रूपांतरण है, जैसे एक कैटरपिलर तितली बन जाता है। जिंदगी आगे भी चलती है, लेकिन एक अलग रूप में। लेकिन सोलोमन ये सवाल क्यों पूछ रहा है, जबकि वो तो अभी जवान है, एनर्जी से भरा हुआ है और उसके पास जीने के लिए बहुत वक्त है। नदी के किनारे बैठे बैठे जब उनकी फिशिंग रॉड्स में कोई मछली नहीं फंसती, तो नीडिया सुझाव देती है कि लड़का कुछ कीड़े खोद कर लाए। वो खुशी खुशी इस काम के लिए तैयार हो जाता है और जंगल में अंदर चला जाता है। लड़के को एक सड़े हुए पेड़ के पास कुछ कीड़े मिलते हैं और वो पत्तों के नीचे एक लोहे की चेन महसूस करता है। जैसे ही वो उसे खींचने की कोशिश करता है ताकि देख सके कि ये कहाँ ले जाती है, उसकी माँ वहां पहुंच जाती है। उसे जंगल में कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो अपने बेटे की तारीफ करती है कि उसने कीड़े ढूंढ लिए हैं, लेकिन सुझाव देती है कि वो लोग आज के लिए मछली पकड़ने का काम खत्म कर दें। दोनों घर लौट आते हैं, जहां नीदिया घर के कामों में लग जाती है, बगीचे और बकरी की देखभाल करती है जो उन्हें दूध देती है। सोलोमन जड़ वाली सब्जियां खोदने में मदद करता है। नीडिया अपने बेटे की सेहत की तारीफ करती है, लेकिन अंदर से वो ये छुपा रही है कि उसकी हालत और बिगड़ती जा रही है। शाम को वो वादा किया हुआ केक बेक करती है और अपने बेटे से पारंपरिक गाना गाने के लिए कहती है, लेकिन लड़के को वो पसंद नहीं आता। तब नीडिया उसे केक पर कैंडल बुझाने का ऑफर देती है। सोलोमन उसकी बात मानता है, लेकिन अपनी विश बताने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो बताएगा तो उसकी विश पूरी नहीं होगी। रात में नीडिया एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाती है जो उसने और सोलोमन के पिता ने उसके लिए बनाई थी। इसमें वो एक कहानी सुनाते हैं, एक छोटी बकरी के बारे में जो एक दिन जंगल में चली गई थी, जहां एक भयानक मॉन्स्टर रहता था। माता पिता अपने छोटे बच्चे को बहुत प्यार करते थे और उसके गुम हो जाने से दुखी थे, लेकिन बकरी उस मॉन्स्टर को देखकर भागने में कामयाब रही और घर लौट आई, जिससे उसकी माँ और पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे गले लगाया और उसने वादा किया कि वो फिर कभी उस अंधेरे जंगल में नहीं जाएगा। कहानी सुनने के बाद भी सोलोमन एक बार फिर मौत के बारे में सवाल उठाता है, क्योंकि उसे अपनी माँ की पिछली एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई थी। फिर नीडिया उसे विश्वास के बारे में बताती है। हालांकि लड़के को ज्यादा समझ नहीं आता और वो कहता है कि वो सबसे ज्यादा अपनी माँ पर ही विश्वास करता है। साल बीतते जाते हैं, लेकिन एक दिन नीडिया गायब हो जाती है, अपने बेटे के लिए सिर्फ एक रिकॉर्डिंग छोड़कर, जिसमें वो उससे अलविदा कहती है और उन्हें उनकी जिंदगी के 3 अहम रूल्स याद दिलाती है।
पहला, उसे हमेशा जंगल के साथ शेयर करना चाहिए जो भी वो वहां से पाए। आधा उसके लिए, आधा जंगल के लिए। दूसरा रूल, जब भी उसे लगे कि वो हार मानने वाला है, उसे उनका गाना गाना चाहिए। और तीसरा रूल, उसे कभी भी रस्सी नहीं उतारनी चाहिए। समय बीतता है और सोलोमन अब एक टीनेजर बन चुका है। उसने अकेले जीने की आदत पूरी तरह से अपना ली है। शिकार करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना और ट्रैप्स चेक करना सब खुद ही करता है। जब कभी उसे बहुत ज्यादा उदासी महसूस होती है तो वो अपनी माँ और पिता की आवाज वाली टेप्स सुनता है। एक दिन जब वो घर के पास बैठकर खाना खा रहा होता है तो उसे झाड़ियों से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। प्लेट नीचे रखकर वो जंगल की तरफ दौड़ता है, लेकिन वहां उसे कुछ खास नहीं मिलता। हालांकि उसे पास में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। रात को सोने से पहले वो फिर से अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो उठकर घर से बाहर निकलता है, तभी उसे अपनी बकरी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ दौड़ता है जब तक कि रस्सी की लंबाई खत्म नहीं हो जाती। रस्सी के आखिरी छोर पर पहुंचकर वो घास में बकरी के शरीर को महसूस कर पाता है, लेकिन तभी कोई अज्ञात चीज बकरी को पकड़कर जंगल के अंदर घसीट ले जाती है। अपने हाथों को टटोलने पर उसे खून महसूस होता है और वो उसे पोंछने की कोशिश करता है। सुबह होती है और सोलोमन डरा हुआ महसूस करता है, लेकिन वो अपनी दिनचर्या के अनुसार जीवन बिताता रहता है। लेकिन एक दिन अचानक उसे जंगल में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। लड़का उस दिशा में दौड़ता है और एक मरे हुए हिरण पर ठोकर खाता है। तभी पेड़ों के पीछे से एक आदमी निकलता है और उसे अपनी शिकार की गई मछली बताता है। डर के मारे सोलोमन चाकू लहराने लगता है और उस अजनबी को बंदूक के कुंदे से उसे बेहोश करना पड़ता है। लड़के की होश घर के पास आती है और शिकारी उसके जख्म पर पट्टी बांधता है, अपने द्वारा की गई चोट के लिए माफी मांगते हुए। उसने चाकू पर लिखा नाम लुकास पढ़ा और सोचा कि ये लड़के का नाम है, लेकिन लड़का बताता है कि वो उसके पिता का नाम था जो अब नहीं है। शिकारी फिर माफी मांगता है और कहता है कि उसका डराने का कोई इरादा नहीं था। रस्सी देखकर वो लड़के को घर तक वापस ले आया। आदमी जिसका नाम हैंक है लड़के से पूछता है कि वो अकेला क्यों रहता है और उसके माता पिता कहाँ हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा लगता है। लेकिन सोलोमन जवाब नहीं देता। दिन ढलने लगता है तो शिकारी घर में रात बिताने की इजाजत मांगता है और बदले में दर्द निवारक दवाइयां ऑफर करता है। जब लड़का उन गोलियों के बारे में अनजान होता है तो हैंक उसे हिरण से पकाई गई गर्म डिनर ऑफर करता है और सोलोमन मान जाता है। हैंक घर के अंदर देखता है और समझ जाता है कि ये लड़का कभी इस जगह से बाहर नहीं गया और उसे बाहरी दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बीच सोलोमन अपनी माँ का आखिरी संदेश सुनता है। अपने कमरे के एक कोने में सिमटकर अजनबी की उपस्थिति से असहज महसूस करते हुए हैंक को घर में कुछ होममेड किताबें मिलती हैं जो सोलोमन की माँ ने उसके लिए बनाई थीं, और वो लड़के के लिए दया महसूस करता है। वो अच्छे से पेश आता है और लड़के को खुद पकाया हुआ सूप देता है। वो फिर से लड़के की मदद का ऑफर करता है, कहता है कि वो उसे लोगों तक ले जा सकता है और उसे बड़े संसार में सेटल होने में मदद कर सकता है। लेकिन सोलोमन मना कर देता है, जिसे हैंक उसकी अपने घर के लिए गहरी मोहब्बत मानता है। हिरन की दावत के बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। हालांकि सोलोमन अपना चाकू नहीं छोड़ता, लेकिन उसे ये महसूस होने लगता है कि हैंक उससे कोई खतरा नहीं है, तो आखिरकार वो लेट जाता है। हालांकि आधी रात को एक जोरदार और डरावनी आवाज से दोनों की नींद खुल जाती है, जैसे किसी अज्ञात जानवर की दहाड़ हो। हैंक टॉर्च और बंदूक लेकर बाहर जाता है, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। घर के चारों ओर सब शांत लगता है तो वो जंगल की ओर बढ़ता है। जल्द ही उसे एक पेड़ के पास खून के निशान मिलते हैं और उसे एहसास होता है कि वहां कोई जानवर मरा है। पेड़ की छाल पर खून के निशान और खरोंचें दिखती हैं। रुककर हैंक अपने राइफल के स्कोप से इलाके का मुआयना करता है और झाड़ियों में कुछ संदिग्ध देखता है। वो गोली चलाता है, लेकिन जीव पेड़ के पीछे से एक जोरदार दहाड़ के साथ निकलकर उस पर झपट पड़ता है। अपने निशाने से चूक जाने का एहसास करते हुए शिकारी भागता है। घर पहुंचते हुए वो सोलोमन को एक अजीब ट्रांस में देखता है। लड़का बस एक जगह खड़ा होकर धीरे धीरे झूल रहा होता है और खुद से कुछ गुनगुना रहा होता है। वो आदमी के सवालों का जवाब नहीं देता। कोई जवाब न पाकर हैंक उसे अकेला छोड़ देता है।
आखिरकार उसे लगता है कि उसने उस जानवर को डरा दिया है और अब वो सुरक्षित है। वो लड़के से वादा करता है कि वो उसे जंगल से बाहर निकालकर एक ऐसी जिंदगी देगा जहां उसे किसी मॉन्स्टर से डरना न पड़े। सुबह होते ही हैंक सोलोमन को एक शेड में पाता है। वो उसे शेड की मरम्मत का ऑफर देता है क्योंकि उसके पास सारे जरूरी सामान हैं, सिवाय एक चेन के। सोलोमन को बचपन में जंगल में पाई हुई चेन याद आ जाती है और वो हैंक को उस जगह पर ले जाता है। आदमी देखता है कि कैसे लड़का रस्सी का सहारा लेकर रास्ता पहचानता है। लड़का समझाता है कि यही तरीका है जिससे वो जीवित रह सकता है। जल्द ही वे उस जगह को ढूंढ लेते हैं। हैंक उस चेन को देखकर उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन महसूस करता है कि चेन किसी चीज से बंधी है। वो उसका पीछा करता हुआ एक बिल तक पहुंचता है जिसके पास ही धातु की कैंची पड़ी होती है। ये देख हैंक हैरान हो जाता है। हालांकि वो चेन का एक टुकड़ा काटकर वापस घर लौटता है। जब आदमी मरम्मत में व्यस्त होता है तो सोलोमन उससे एक टुकड़ा हिरण के मांस का मांगता है और इजाजत मिलते ही उसे झाड़ियों में फेंक देता है। ये देखकर शिकारी हैरान हो जाता है। लड़का उसे समझाता है कि ये एक नियम है। जंगल से जो भी लिया जाता है उसे जंगल के साथ साझा करना पड़ता है, जैसा कि उसके माता पिता ने उसे सिखाया था। हैंक को लगता है कि यही नियम शायद उस रात सुनाई दिए गए बीस्ट की मौजूदगी का कारण है। वो सुझाव देता है कि वो उस राक्षस के लिए एक जाल बिछाएं ताकि सोलोमन सुरक्षित रह सके। वो रस्सी को लंबा कर देता है ताकि लड़का नए इलाकों की खोज कर सके। जल्द ही दोनों उस दिशा में बढ़ते हैं जहां हैंक ने उस अज्ञात बीस्ट को देखा था। पेड़ों के बीच से धीरे धीरे चलते हुए वे उस क्षेत्र के किनारे पर पहुंचते हैं जिसे उन्होंने पहले चिन्हित किया था। अचानक कुछ अज्ञात चीज रस्सी को पकड़ लेती है और सोलोमन को खींचने लगती है। डरा हुआ शिकारी लड़के के पीछे दौड़ता है और उसे छोड़ने के लिए मजबूर कर देता। हैंक उसे तुरंत घर वापस ले आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, यह आश्वासन देते हुए कि बीस्ट घर के अंदर नहीं आएगा और वो उसे जाल में फंसा लेंगे। वो लड़के की मां की डायरी भी ढूंढता है और उसे सोलोमन को पढ़कर सुनाता है। लड़का ध्यान से सुनता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरती है जब वो अपनी मां की प्यार और दुलार से भरी बातें सुनता है। लेकिन अचानक हैंक पढ़ते पढ़ते रुक जाता है, जैसे उसने कुछ डरावना पढ़ लिया हो। वो लड़के को डराने से बचाने के लिए कहता है कि अब देर हो गई है और उन्हें सोना चाहिए। हमेशा की तरह सोने से पहले सोलोमन अपनी मां की रिकॉर्डिंग सुनता है और फिर सो जाता है। इस बीच हैंक यह सुनिश्चित करके कि लड़का सो चुका है, घर से निकलकर उस जगह की ओर बढ़ता है जहां उन्होंने चेन पाई थी। वो उस बिल के पास पहुंचता है और देखता है कि उसके सामने हड्डियों का ढेर है। उसे एहसास होता है कि यह राक्षस की गुफा है। वहीं सोलोमन जाग जाता है और अपने नए दोस्त को ढूंढने लगता है। हैंक अपने राइफल के साथ उस बिल के पास पहुंचता है और वहां उसे एक नोटबुक दिखती है जो सोलोमन के घर की किताबों जैसी दिखती है, लेकिन इसमें सिर्फ साधारण स्केच बने होते हैं। उसे ये चीज बेकार लगती है और वो उसे वापस रख देता है। इसी बीच सोलोमन महसूस करता है कि हैंक आसपास नहीं है और वो पोर्च पर बैठकर टेप रिकॉर्डर चालू करता है अपनी मां की आवाज सुनने के लिए। लेकिन तभी उसे जंगल में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। रस्सी को पकड़कर सोलोमन जंगल की तरफ दौड़ता है और अचानक हैंक का बैग पाता है। उसे समझ में आता है कि आदमी कहीं पास में है। उसी वक्त रस्सी की लंबाई खत्म हो जाती है। अपनी जिंदगी में पहली बार सोलोमन नियम तोड़ता है और रस्सी उतार देता है ताकि अपने दोस्त को ढूंढ सके। वो घुटनों के बल रेंगते हुए हैंक की निर्जीव देह पाता है और उसके नुकसान का शोक मनाने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके सामने कोई खड़ा है। वो भयानक, बेतरतीब दिखने वाला जीव उसकी मां ही है, जो अजीब अजीब आवाजें निकाल रही है। वो उस पर हमला करती है, लेकिन चेन उसे रोक लेती है। डर से बचने के लिए सोलोमन अपनी बचपन की धुन गुनगुनाना शुरू कर देता है। ये सुनकर उसकी मां भी गुनगुनाना शुरू कर देती है और सोलोमन उसे पहचान लेता है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जब वो उस पर झपटती है तो वो उसके चाकू पर चढ़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी आंखें, जिनमें अजीब खड़ी हुई पुतलियां थीं, अब स्थिर हो जाती हैं। लड़का भारी सांसें लेते हुए एक पेड़ के सहारे टिककर खड़ा हो जाता है, उन सब घटनाओं से उबरने की कोशिश करते हुए जो उसके साथ हुई। तभी उसे कौवे की आवाज सुनाई देती है और वो आसमान की तरफ देखता है।
उसकी दूधिया आंखों में अब खड़ी हुई पुतलियां उभरती हैं, जिससे पता चलता है कि अपनी मां की बीमारी के साथ साथ उसे उसकी दृष्टि भी मिल गई है और अब वो नया जंगल का राक्षस बन चुका है। यह कहानी एक गहरी उदासी, ठंडक और अपरिहार्य निरर्थकता का एहसास कराती है, लेकिन रस्सी के प्रतीक का उपयोग बहुत सुंदर है। एक व्यक्ति को कभी भी अपने घर से जुड़े रिश्ते को नहीं खोना चाहिए।